हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम लेके आ चुके हैं। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था हमने वो पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ा था हमने। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं ये सारी चीज़। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन हमने पढ़ा था। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन और आपका एक और टॉपिक बचेगा, उस टॉपिक का नाम है आपका परासरण दाब। तो मैं वाईकेटी अंदाज स्वागत करता हूँ आपका अपने ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स विद वाईकेटी पर। तो चलिए हम पढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हिमांक में अवनमन को। हिमांक में अवनमन हेडिंग डालिए आप, हिमांक में अवनमन। ओके, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। ओके, हिमांक में अवनमन को पहले अब देखिए, जब हम किसी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला रहे थे तो सपोज डैट उस केस में इसका वाष्प दाब यहाँ पर था। उस केस में इसका वाष्प दाब कहाँ पर था? यहाँ पर था। अवाष्पशील विलेय के पदार्थ मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्या हुआ? इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। यहाँ पर पी नोट था, यहाँ पर क्या हो गया? कुछ भी हो गया, पी नोट माइनस एक्स हो गया। सपोज डैट इतना घट गया, एक्स घट गया, तो पी नोट माइनस एक्स रह गया। ओके, तब इसे बढ़ाने के लिए हम क्वथनांक में इंक्रीज करते थे। हम इसे बढ़ाने के लिए क्या करते थे? क्वथनांक में इंक्रीज करते थे। क्वथनांक में क्या करते थे? इंक्रीज करते थे। बट क्वथनांक को हमें बढ़ाना पड़ता था वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए। वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? उसके क्वथनांक को बढ़ाना पड़ता था। बट यहाँ पर ये क्या कर रहा है? टेम्परेचर को घटा रहा है। वाष्प दाब घटने से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो टेम्परेचर घटा रहा है। अब हमें हिमांक के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर कम चाहिए। टेम्परेचर क्या चाहिए? कम चाहिए। कोई भी द्रव हो वह सॉलिड स्टेट प्राप्त कर ले, वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी द्रव सॉलिड स्टेट प्राप्त कर ले, ठोस अवस्था ग्रहण कर ले, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर के उस पॉइंट को हिमांक कहा जाता है। जैसे जो बर्फ का हिमांक जो पानी का हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वह ठोस अवस्था में पानी परिवर्तित होने लगता है, यानी कि बर्फ बनने लगता है। ओके, तो टेम्परेचर डाउन होगा तभी तो बर्फ बनेगा। ओके, तो टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ता है? डाउन करना पड़ता है। बट हमने जैसे ही कोई विलेय पदार्थ मिलाया, इसने क्या किया? वाष्प दाब को कम कर दिया। वाष्प दाब कम होने की वजह से इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। पहले इसका सपोज डेट यहाँ पर था, इसका जो हिमांक था हमने मान लिया हिमांक TF0 था, शुद्ध अवस्था में जब विलायक था। अब इसने कम कर दिया, जब विलेय पदार्थ मिलाया वाष्प दाब कम हो गया, यानी कि टेम्परेचर डाउन हो गया। टेम्परेचर डाउन हो गया तो यानी कि TF हो गया, कोई सपोज डेट TF हो गया। तो अब हमें ये हो गया हिमांक में अवनमन। अब कितना हुआ? जैसे ग्राफ से हम अगर समझने की कोशिश करें, यहाँ पर समझते हैं ग्राफ से। यहाँ पर था कोई भी, जैसे ये कोई पदार्थ था, यह हिमांक टेम्परेचर कम करते गए यहाँ पर इसने अवस्था ग्रहण कर ली। ओके, तो यहाँ पर ये कोई सपोज डेट ये था आपका TF0, फ्रीजिंग पॉइंट है, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके, TF0 ये शुद्ध अवस्था में था, इसने क्या कर दिया? वाष्प दाब को कम कर दिया इसके को। तो ये क्या करेगा? अब ये भी टेम्परेचर डिक्रीज़ करता जाएगा और यहाँ पर जाके ये क्या होगा? जमने लगेगा। यानी कि हिमांक में क्या है? यहाँ से आप पीछे की तरफ लौटे, यानी कि उसमें कमी हुई है। हिमांक में कमी हुई है, इसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में जितनी कमी होती है उसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन। अब कमी कितनी हुई है? ये कमी हुई है आपकी डेल्टा TF, तो इतनी कमी हुई है आपके। तो लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील
विलेय मिलाया जाता है, विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी होने से उसका हिमांक घट जाता है। हिमांक क्या हो जाता है? घट जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। हिमांक में अवनमन कहा जाता है। ओके, अब आपने वाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, आवासशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो कम वाष्प बनेगी, यानी कि जो हमें टेम्परेचर उसके लिए हाई करना पड़ेगा क्वथनांक के लिए, बट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, उसे जमाने के लिए टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो गया, तो वह क्या होगा? उसका टेम्परेचर और डाउन हो गया है, यानी कि वह जल्दी जमने की कोशिश करेगा। जितना आप डालोगे उतना हिमांक कम होता जाएगा, तभी तो आया था वह जो हिमांक का अवनमन था वह 1/n के था। जितना आप ऐसे विलेय के कणों को आप जितना बढ़ाओगे उतना ही हिमांक में कमी होती जाएगी, इतना ही हिमांक कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं, उतना ही हिमांक क्या होगा? कम होता जाएगा। जितने कण बढ़ाओगे आपका हिमांक उतना ही कम होता जाएगा। इसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन। कण बढ़ा रहे हो आप, वाष्पशील पदार्थ बढ़ा रहे हो तो हिमांक में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी, हिमांक घटता जाएगा। ओके, ये चीज़ थी हिमांक में अवनमन की। अब इसका मोललता के साथ संबंध देखते हैं कि मोललता के साथ इसका संबंध क्या है। हिमांक अवनमन, यहाँ से लिखेंगे आप नए पॉइंट से, हिमांक अवनमन बता देते हैं। हिमांक अवनमन क्या हुआ? डेल्टा टी एफ। अब कितना था? फर्स्ट कितना था? टी एफ था, ये ज़्यादा है तो इसमें से इसे घटा देंगे तो टी एफ नॉट माइनस के टी एफ हो जाएगा। टी एफ नॉट माइनस के टी एफ, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, अब यह यानी कि हिमांक में अवनमन, यह विलेय के या फिर विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था, इसी प्रकार इस वीडियो में करें। मोललता के समानुपाती होता है, तो यह किसके? मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। अब इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा के एफ इंटू एम। इस के एफ को यहाँ पर कहा जाता है, जहाँ के एफ इज इक्वल टू होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक या फिर ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक ये कहा जाता है इसे। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि मोललता के साथ किस प्रकार इसका रिलेशन होता है। अभी इसी टर्म में लिखते हैं मोललता के उसमें। ओके, तो और आपको समझ में आ जाएगा जब। ओके, तो देखिए, अब मोललता का फॉर्मूला आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पिछली वीडियो में क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा ये चीज़। ओके, नोट कर लेना, ग्राफ को भी इम्पोर्टेंट होता है वैसे भी ग्राफ। ओके, तो डेल्टा टी एफ यहाँ पर लिख देते हैं उसे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ आया है आपके पास, के एफ आया इनटू ये क्या आया है?
ये जो आया है कितना आया है, विलय की मोललता, मोललता की समानुपाती है, तो विलय की मोललता किस प्रकार निकालेंगे है, बी बनो WB बट्टे MB इंटू WA, ग्राम में ले रहा हूँ तो ऊपर 1000 हो जाएगी, ऊपर 1000 हो जाएगी। यह है रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक में अवनमन तथा विलय की मोलरता, सॉरी विलय के सामान्य मोलर द्रव्यमान में संबंध है। ये सामान्य मोलर द्रव्यमान है, सामान्य मोलर द्रव्यमान और इसमें संबंध। तो मोलर द्रव्यमान है इसका विलय का, ओके, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं इसे। तो इसमें ये रिलेशन है पूछा जाए तो इसकी आप परिभाषा दे सकते हैं कि 1 kg, जिस प्रकार पिछली वीडियो में हमने दिया था उसी प्रकार उसी वीडियो में, बस यहाँ पर ये जो है हमने क्वथनांक में उन्नयन लिखाया था कि जितनी क्वथनांक में उन्नयन होता है, तो वहाँ पर आपको लिखना है कि जितना हिमांक में अवनमन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक KF कहते हैं। तो यह था पूरा हिमांक में अवनमन किस प्रकार होता है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम, परासरण दाब, ओके। तो इसे मिटाते हैं। चलिए, ओके। अब पढ़ लेते हैं अपनी वीडियो परासरण दाब। क्या, परासरण दाब बहुत इंपॉर्टेंट है, परासरण दाब, ओके। ऑस्मैटिक प्रेशर, सबसे पहले आती है इसमें हेडिंग जो है परासरण की। परासरण किसे कहते हैं, ओके, परासरण किसे कहते हैं। परासरण एवं परासरण दाब को सेम इसी में कर देते हैं, परासरण। यहाँ पर आप डाल लेना हेडिंग परासरण एवं परासरण दाब, परासरण एवं परासरण दाब। तो समझते हैं इससे कि परासरण दाब होता क्या है, ओके। परासरण दाब होता क्या है, परासरण दाब, ये कोई व्हीकल लिया मैंने, इसमें मैंने ले लिया विलायक कोई भी, जैसे जल, तो इसमें ले लिया मैंने विलायक, यानी कि कम सांद्रता, ओके, कम सांद्रता ली, कम सांद्रता वाला विलयन कह सकते हो, ओके। तो कम सांद्रता ली हमने, एक तरफ हमने लिया अधिक सांद्रता वाला विलयन, ओके। तो ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है, तो ये हमने अधिक सांद्रता वाला विलयन ले लिया, या फिर विलयन ही कह सकते हैं, खाली विलयन लिया हमने। एक तरफ हमने विलायक लिया, एक तरफ हमने विलयन लिया। तो इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। दोनों का ही हमने कांटेक्ट कर दिया, एक दूसरे से कांटेक्ट कर दिया, ओके। यहाँ पर हमने एक झिल्ली लगाई, इस झिल्ली को कहा जाता है, इस झिल्ली को SPM, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली, इसे कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है इसे, ओके। अर्धपारगम्य झिल्ली SPM, ओके। तब हमने क्या देखा, जब इन दोनों को छोड़ दिया तो जो SPM जो होती है उसका कार्य होता है कि वह छोटे जो कण होते हैं, छोटे कण, उन्हें तो जाने देता है, जो बड़े कण होते हैं उन्हें रोक लेता है एक तरफ, ओके। जैसे छलनी कार्य करती है ना, उसी प्रकार ये झिल्ली भी कार्य करती है, जैसे छलनी आपकी कार्य करती है उसी प्रकार ये आपकी झिल्ली कार्य करती है। वह क्या करता है, जो बड़े कण होते हैं उन्हें
रोक लेती है छलनी और जो छोटे कण होते हैं वो नीचे निकल जाते हैं। तो सेम इसी प्रकार ये करती है विलायक, यानी कि कम सांद्रता है, कम सांद्रता यानी कि उसके कणों का साइज कैसा होगा, कम होगा, कम होगा। तो यह विलायक के अणुओं को तो जाने देगी, बट जो विलयन के कण हैं जो मोटे हैं उन्हें नहीं जाने देगी। ओके, विलय के कण कह सकते हैं विलायक के कणों को तो चले नहीं जाने देगी। तो इधर की तरफ इसका क्या हो जाएगा, फ्लो होने लगेगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चलने लगा जाएगा, चलने लग जाएगा। तो जब ये जाने लगेगा तो इसी को कहा जाता है परासरण। इस जाने की इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम परासरण। जाने की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ओके, परासरण कहते हैं। अब मैंने क्या किया कि इस पर एक पिस्टन लगा दी, इस पर एक पिस्टन लगा दी है, इस पर इसे एक पिस्टन लगा दी है। पिस्टन का कार्य क्या होता है, उसे पुश कर सकते हैं हम ऊपर नीचे। तो पिस्टन है ये पिस्टन। ओके, पिस्टन लगा दी है। तो यहाँ से ये जा रहा है तो कुछ वायु दाब लगा रही होगी, वायु के द्वारा कुछ दाब लग रहा होगा, उसे मान लिया मैंने P0। वायु के द्वारा जो दाब लग रहा है उसे मान लिया हमने P0 के। वायु दाब लगा रही है, इधर से ये जा रही होगी, वायु थोड़ा बहुत दाब लगा रही होगी, तो उसे मान लिया P0। अब P0 दाब लगा रहा है वायु, बट जैसे ही मैंने कोई और वायु से थोड़ा सा और अधिक एक और प्रेशर लगा दिया, पाई नामक एक और प्रेशर लगा दिया, तो इसका फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मैंने दाबा, ये आ रहा है, मैंने क्या किया, दाबा, ये आ रहा है, मैंने इसे दाब के क्या कर दिया, रोक दिया, इस पर प्रेशर लगा दिया। यहाँ से मैंने प्रेशर लगा दिया, इस पिस्टन में दबाव डाल के प्रेशर लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसके जो कट जा रहे थे इधर की तरफ वह अब जाना बंद कर देंगे। तो जो बाहरी मैंने दाब लगाया है, यह जो बाहरी दाब लगाया है, यह जो दाब लगाया है, यह दाब ही है। ओके, वाह दाब लगाया है, इसी वाह दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। इसी वाह दाब को क्या कहा जाता है, परासरण दाब कहा जाता है। बात समझ में आई या फिर नहीं बताइए। ओके, आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो चलिए और देखते हैं। अब थोड़ी सी भाषा लिख लेते हैं कि इसकी भाषा क्या है। तो समझ में आ गया होगा, कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है, अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है, एसपीएम के द्वारा जा रहा है, यानी कि सेमी परमेबल झिल्ली के द्वारा, यानी कि अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जा रहा है, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम परासरण। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परासरण। यदि मैं विलयन के पृष्ठ पर अगर एक बाह्य दाब लगा दूं, ऊपर से पिस्टन को दबा दूं, तो उसके प्रभाव को क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब ये जो दाब लगाया है बाहरी दाब, इसी को हम कहते हैं परासरण दाब, जो विलयन के प्रभाव को रोक रहा है, जो परासरण की प्रक्रिया को रोक रहा है, उसी दाब को क्या कहा जाता है, परासरण दाब कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, परासरण दाब कहा जाता है। ओके, तो अब समझ में आ गया यह पूरी कहानी किस प्रकार होती है। तो आप लिखेंगे परासरण और परासरण दाब में विलायक के अणुओं का विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर देखिए, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर के प्रवाह को परासरण कहा जाता है। परासरण कहा जाता है। तो यह होगी परासरण की परिभाषा कि परासरण क्या होता है। तो विलायक के अणुओं का कम
से अधिक सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब आगे लिखेंगे हम परासरण दाब की परिभाषा कि परासरण दाब की परिभाषा क्या होती है। परासरण की प्रक्रिया में विलायक के प्रवाह को अधिक सांद्रता वाले विलयन पर एक दाब लगाकर रोका जा सकता है। इसी दाब को परासरण दाब कहा जाता है। इसी दाब को परासरण दाब कहा जाता है। इसी दाब को परासरण दाब कहा जाता है। समझ में आया होगा। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने के प्रभाव को ही क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। अब परासरण की प्रक्रिया में विलायक के प्रभाव को जिस दाब द्वारा रोका जा सकता है, इसी दाब को परासरण दाब कहा जाता है। इसी दाब को क्या कहा जाता है? परासरण दाब कहा जाता है। इसी दाब को परासरण दाब कहा जाता है। ओके, परासरण दाब कहा जाता है। परासरण दाब या फिर परासरण दाब को पाई से व्यक्त करते हैं। तो मैं परासरण वाले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मिटाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से पाई से भी इसे हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ओके, तो हमने देखा यहाँ पर कि जो परासरण है, प्रैक्टिकल द्वारा देखा गया, जो परासरण है, परासरण दिए गए ताप T व सांद्रता C, यहाँ सांद्रता C ले रहा हूँ। ओके, जो कि मोलरता है, जो कि क्या है? मोलरता है। सांद्रता C के समानुपाती होता है। ओके, दिए गए ताप T व सांद्रता C के समानुपाती होता है। ओके, तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू C, तो पाई इज इक्वल टू TC कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई इज इक्वल टू, जब ऐसे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक और कांस्टेंट आ जाएगा जिसे कहते हैं RTC। तो इम्प्लाइज डेट पाई इज इक्वल टू CRT। ये हो गया आपका। R क्या है? गैस नियतांक है। आपका R गैस नियतांक है, T टेम्परेचर हो गया, ताप, और C क्या हो गया? मोलरता। तो यह फॉर्मूला है आपका पाई बराबर CRT, किसका? परासरण दाब का। तो परासरण दाब का ये फॉर्मूला आपको ड्राइव होता है, आपके लिए ये फॉर्मूला आपका परासरण दाब का नहीं, पाई बराबर CRT। ओके, तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या देखते हैं? इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। ओके, इसे ख़त्म कर देते हैं। देखिए, अब ये जो परासरण दाब है P, परासरण दाब जो पाई लग रहा है,
अगर मैं इससे थोड़ा सा और अधिक दाब लगा दूं, थोड़ा सा और अधिक दाब लगा दूं, तो ये जो प्रवाह इधर की तरफ हो रहा था वो रुक गया, और ये जो प्रवाह है अगर उससे पाई से अधिक दाब लगा दिया तो ये जो प्रवाह है ये इधर की तरफ नहीं हो जाएगा, ये इधर की तरफ नहीं हो जाएगा। ओके, तो यानी कि जो परासरण हो रहा था उसकी प्रक्रिया कैसी हो गई, विपरीत हो गई, यानी कि विपरीत परासरण यहाँ पर आ गया, आपका विपरीत परासरण आ गया। तो हेडिंग आपकी अगली होती है विपरीत परासरण या फिर प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण। अब नेक्स्ट हेडिंग आ गई आपकी प्रतिलोम परासरण। ओके, प्रतिलोम परासरण, इसके लिए ये डायग्राम हो गया कि पाई से थोड़ा सा अधिक और दाब लगा दिया तो जो विलायक की कण है, यानी कि विलयन जो अधिक सांद्रता वाला विलयन है उसका प्रवाह कम सांद्रता वाले विलयन की ओर हो जाएगा, उसका अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विपरीत परासरण या फिर प्रतिलोम परासरण, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर विलायक के कणों का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हो जाता है, जो कि परासरण प्रक्रिया के विपरीत है। इसलिए इसे प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। ओके, तो समझ में आ गया कि जो अधिक ये इधर की तरफ जा रही थी, पाई से अधिक हमने दाब लगा दिया तो ये उल्टा चलने लग गए। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिलोम परासरण कहा जाता है, प्रतिलोम परासरण आता है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वह देख लीजिए, आरओ में होता है, सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या होता है, आरओ में, आरओ होता है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस यही है आरओ, यानी कि शुद्ध जल प्राप्त करने में। ओके, आरओ में क्या होता है, देखिए। ओके, तो आरओ में क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं, कोई भी पानी होता है उसमें अनेक प्रकार के मिनरल्स, पूरी सांद्रता अधिक होती है। जब उसे परासरण दाब से अधिक दाब द्वारा उसे अंदर की तरफ प्रवाहित किया जाता है तो वह अर्धपारगम्य झिल्ली उसमें लगी होती है, तो उससे जो विलायक के कण हैं वह निकल जाते हैं। ओके, जो विलायक के कण हैं वह तो निकल जाते हैं, बट जो मिनरल्स होते हैं वह निकल नहीं पाते हैं, तो वह निकल जाते हैं, यानी कि पानी कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं, उनका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, इस वजह से वो वहीं की वहीं रह जाता है। जो पानी के जो विलायक होता है पानी, उसके कण क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वह जल कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, यही होती है आरओ प्रोसेस। इसमें से मिनरल्स भी निकल जाते हैं, इस वजह से वह इफ़ेक्टिव पानी भी नहीं रहता है। ओके, इफ़ेक्टिव भी नहीं रहता है ज़्यादातर,
बट शुद्ध जल होता है वो, ओके, शुद्ध जल होता है। तो इस प्रकार शुद्ध जल का ऑप्शन करते हैं हम। जैसे समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करते हैं, उसमें बहुत सारी मात्रा में NaCl होता है, तो NaCl के वह कणों को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है और पानी को पीने योग्य बना देता है। तो यह था हमारा विलयन चैप्टर, जिसकी शुरुआत हमने की थी विलयन के प्रकारों से। अब यहाँ पर ये जाकर पूरा चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो बस एक और टॉपिक वैसे आ जाता है वॉन टू हॉफ फैक्टर। वॉन टू हॉफ फैक्टर बता देते हैं। वॉन टू हॉफ फैक्टर कुछ भी नहीं है, एक वॉन टू हॉफ वैज्ञानिक ने, वॉन टू हॉफ जो वैज्ञानिक था उसने जो सामान्य मोलर द्रव्यमान होता है m, सामान्य मोलर द्रव्यमान m होता है, उसका असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी कि अगर हम इन फॉर्मूले से अगर मोलर द्रव्यमान निकालें तो वह या तो कम मिलता है या फिर अधिक मिलता है, वह कम मिलता है या फिर अधिक मिलता है। उसी को बैलेंस करने के लिए उसने एक वैल्यू बनाई आई, उसी ने एक वैल्यू बनाई आई। तो इसी को कहा जाता है वेन टू हॉफ फैक्टर आई, वेन टू हॉफ फैक्टर आई। तो ये क्या होता है, जो आपका सामान्य मोलर द्रव्यमान होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान, कुछ भी हो, सामान्य मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान बट्टे में, सामान्य मोलर द्रव्यमान बट्टे में असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ओके, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ये होती है आई की वैल्यू, ओके। या फिर कणों के आधार पे भी ले सकते हैं, सामान्य कण या फिर असामान्य कण, सामान्य कण बट्टे असामान्य कण, ये होती है आई की वैल्यू। अगर प्रत्येक फॉर्मूले में अगर आई की वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह फॉर्मूला क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं मोलरता के लिए, ओके, मोलरता के लिए। बट मोलरता के लिए ध्यान रखना, मोलरता के लिए, सॉरी मोलरता के लिए नहीं, उसके लिए मोलर द्रव्यमान के लिए, मोलर द्रव्यमान के लिए वह फॉर्मूला कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, वैलेंस हो जाते हैं, आई का मल्टीप्लाई करने थे। यही बताया था वॉन टू हॉफ ने, ओके। तो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। तो विलयन चैप्टर आपका ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। हम अब नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसे स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन में, ओके। तो तब तक के लिए बनते रहिए हमारे चैनल पर और इन वीडियो को देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और हमारे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।